सुनने में अजीब लगता है ना। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है। मतलब पहली बार सुनने में तो ये किसी विज्ञान कथा जैसा ही लगता है। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और शायद सबसे खूबसूरत सच यही है। एग्जैक्टली और यही वो सच है जो हमारे आसपास घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना को चला रहा है। आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज हो, सड़क पर अचानक ब्रेक लगाती हुई कार हो, या फिर बस यूं ही हवा में झूलते हुए पेड़ के पत्ते। राइट। बाहर से देखने पर यह सब बहुत ही सामान्य लग सकता है, या शायद एक पूरी तरह से अराजक स्थिति लगे। लेकिन इस पूरे सिस्टम के पीछे एक बहुत ही सटीक, बहुत ही कड़क नियम पुस्तिका काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा केंद्र भौतिक विज्ञान का वही अध्याय, बल और गति के नियम। हाँ, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन। और ये विषय उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो चीजों की तह तक जाना पसंद करते हैं, विशेष रूप से जो लोग यूपीएससी या बीपीएससी जैसी गंभीर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। क्योंकि इन परीक्षाओं में केवल रटे रटाए जवाब काम नहीं आते। एनसीईआरटी के 8वें अध्याय और भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों की गहरी समझ परखी जाती है वहां। बिल्कुल। तो आज का हमारा लक्ष्य भी यही है कि सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इन नियमों के पीछे छिपे हुए विज्ञान, इनके रोजमर्रा के असर और उस गणित को गहराई से समझा जाए, ताकि परीक्षा में कोई भी कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल सवाल ना छूटें। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। बल या फोर्स क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में बल को हम आमतौर पर धकेलने, खींचने या किसी चीज पर ठोकर मारने के रूप में देखते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखा जा सके, राइट? इसका कोई रंग रूप तो होता नहीं है। हाँ, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, या यूं कहें कि इसके असर को देखा जा सकता है। तो ये असर दिखता कैसे है? मुख्य रूप से बल 3 काम कर सकता है। पहला, ये किसी भी रुकी हुई चीज को चला सकता है या चलती हुई चीज की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। दूसरा, ये गति की दिशा बदल सकता है। और तीसरा काम है किसी चीज का आकार या उसकी आकृति बदलना, जैसे जैसे किसी स्प्रिंग को दोनों तरफ से पकड़कर खींचना या आटे की लोई को दबाना। राइट। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, संतुलित बल और असंतुलित बल का, मतलब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। हाँ, इसे समझने के लिए एक भारी लकड़ी के बक्से की कल्पना करते हैं जो एक खुरदुरे फर्श पर रखा है। जब उस बक्से को खिसकाने के लिए थोड़ा सा धक्का दिया जाता है तो वो टस से मस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी ताकत उस बक्से को उल्टी दिशा से धकेल रही है। एग्जैक्टली। और वो अदृश्य ताकत है घर्षण यानी फ्रिक्शन, फर्श और बक्से की सतह के बीच होने वाली रगड़। तो जब इंसान द्वारा लगाया गया बल और जमीन का घर्षण बल दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, तो वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। और इन्हें ही संतुलित बल कहा जाता है। इस स्थिति में वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में ही रहती है। रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो उसी स्पीड से चलती रहेगी। लेकिन अगर हम बहुत जोर से हाँ, जब पूरी ताकत लगाकर उस बक्से को जोर से धकेला जाता है तो धकेलने वाला बल उस घर्षण से कहीं ज्यादा हो जाता है। और बल का ये पलड़ा भारी होते ही स्थिति असंतुलित हो जाती है। राइट। और इसी असंतुलित बल के कारण वो भारी बक्सा फर्श पर खिसकने लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी चीज की गति में बदलाव लाने के लिए हमेशा एक असंतुलित बल की जरूरत होती है। ये बात आज बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इतिहास में हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब गैलीलियो गैलीली ने इस सोच को पूरी तरह से पलटकर रख दिया था। बिल्कुल। सदियों से दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक यही मानते थे कि विराम यानी रेस्ट में रहना ही हर वस्तु की प्राकृतिक अवस्था है। उनका लॉजिक भी बड़ा सीधा था। अगर फर्श पर एक गेंद लुढ़काई जाए तो वो कुछ दूर जाकर अपने आप रुक जाती है, इसलिए लोगों को लगता था कि रुकना ही हर चीज की नियति है। लेकिन गैलीलियो की सोच बाकी दुनिया से बहुत अलग थी। उन्होंने ढलान वाले तलों पर, जिन्हें आनत तल या इंक्लाइंड प्लेन्स कहा जाता है, कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्यान दिया कि जब एक कांच की गोली ढलान से नीचे आती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है, और जब वो ढलान पर ऊपर की तरफ जाती है तो स्पीड कम होती है। और इसी आधार पर उन्होंने एक वैचारिक प्रयोग किया। एक ऐसी चिकनी सतह की कल्पना की जहां घर्षण नाम की कोई चीज हो ही ना, कोई रगड़ नहीं, कोई रुकावट नहीं। और यहीं से वो क्रांतिकारी विचार निकला। अगर कोई घर्षण बल मौजूद ही ना हो तो उस सतह पर लुढ़कती हुई गोली कभी नहीं रुकेगी। वो अनंत काल तक एक समान गति से चलती रहेगी। मतलब गति में रहना भी उतना ही प्राकृतिक है जितना कि रुके रहना। गैलीलियो का जीवन अपने आप में किसी विज्ञान कथा से कम नहीं है।
परीक्षा के नजरिए से भी उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ, 1564 में इटली के पीसा शहर में जन्म हुआ था उनका। गैलीलियो केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक बागी विचारक थे। उनकी किताबें अक्सर इतिहास और विज्ञान की बहसों का केंद्र रहती हैं। जैसे उनकी पहली महत्वपूर्ण रचना थी द लिटिल बैलेंस, जिसमें उन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांतों को नई ऊंचाई दी। राइट। और फिर डी मोटो आई, जिसमें गिरती हुई वस्तुओं के रहस्यों को सुलझाया गया। और खगोलीय खोजों के लिए उनकी किताब स्टारी मैसेंजर तो बहुत ही प्रसिद्ध है। बिल्कुल, उन्होंने खुद एक उन्नत दूरबीन बनाई थी। उन्होंने ही बताया था कि बृहस्पति ग्रह के भी अपने उपग्रह हैं। सूर्य पर मौजूद धब्बों यानी सनस्पॉट्स की खोज की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सिद्ध किया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसे हीलियोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पहली पेंडुलम घड़ी का शुरुआती डिजाइन भी तैयार किया था। क्या बात है! गैलीलियो की इन्हीं क्रांतिकारी नींवों पर खड़े होकर बाद में सर आइजैक न्यूटन ने भौतिकी की पूरी इमारत खड़ी की, जिसे आज गति के 3 नियमों के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, न्यूटन ने गैलीलियो के उसी विचार को उठाया और उसे गति का पहला नियम बना दिया। इसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ये नियम एग्जैक्टली क्या कहता है? ये नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या फिर एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई असंतुलित बल कार्य न करे। अगर इसे आम भाषा में समझना हो तो ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड की हर चीज स्वभाव से थोड़ी आलसी है। वो बदलाव का विरोध करती है। जो चीज जहां है वैसी रहना चाहती है। बहुत सही कहा। इसी बदलाव का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं और इस जड़त्व को नापने का सबसे सटीक तरीका है उस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास। भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। जैसे एक पूरी तरह से भरी हुई रेलगाड़ी का जड़त्व एक साइकिल के मुकाबले लाखों गुना अधिक होता है। या फिर एक 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व 1 रुपए के हल्के सिक्के से ज्यादा होता है। तो एक सवाल उठता है यहाँ, अगर एक ही आकार की 2 गेंदें हों, एक रबर की और एक ठोस लोहे की, तो क्या दोनों का जड़त्व समान होगा? आकार तो बिल्कुल एक जैसा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आकार समान होने से जड़त्व समान नहीं होता। द्रव्यमान अलग अलग है ना। लोहे की गेंद भारी है, इसलिए उसका जड़त्व भी कहीं ज्यादा होगा। द्रव्यमान ही जड़त्व की असली माप है। इसके उदाहरण तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भरे पड़े हैं। जैसे चलती बस में अचानक ब्रेक लगने वाला अनुभव। जब तेज बस में ब्रेक लगता है तो शरीर झटके से आगे की तरफ गिरता है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा तो बस के साथ तुरंत रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा अपने गतिज जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे बढ़ते रहना चाहता है। इसीलिए तो कारों में सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, ताकि ये जड़त्व इंसान को आगे की तरफ फेंक कर चोट न पहुंचाए। एग्जैक्टली। और इसका बिल्कुल उल्टा तब होता है जब एक रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है। हाँ, पैर तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा अपने विराम जड़त्व के कारण पीछे की तरफ गिरता है। और जब कार कोई तेज मोड़ लेती है तब भी हम एक और झुक जाते हैं, क्योंकि शरीर सीधी रेखा में चलना चाहता है। पेड़ से पत्तों का गिरना भी इसी का उदाहरण है। पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर शाखा तो गति में आ जाती है, लेकिन पत्ते अपने जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। कैरम बोर्ड का खेल भी तो है। हाँ, कैरम बोर्ड। जब गोटियों की एक लंबी ढेरी लगाई जाती है और स्ट्राइकर से सबसे निचले सिक्के पर जोरदार प्रहार किया जाता है, तो केवल वो निचला सिक्का बाहर आता है, बाकी सिक्के जड़त्व के कारण लंबवत नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो पहला नियम ये तो साफ कर देता है कि गति को बदलने के लिए बाहरी बल चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब चीजों को रोकना या चलाना होता है तो कितना बल चाहिए? इसे नापा कैसे जाए? ये एक जरूरी सवाल है। सोचिए, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक साइकिल को रोकना बहुत आसान है, हाथ से पकड़कर रोका जा सकता है। लेकिन अगर उसी 5 मीटर प्रति सेकंड की धीमी गति से एक विशाल ट्रक चला रहा हो तो क्या उसे रोका जा सकता है? नहीं, वो तो असंभव है। गति तो दोनों की बराबर है, फिर ट्रक को रोकना असंभव क्यों है? यहीं पर भौतिक विज्ञान का एक नया कॉन्सेप्ट आता है, संवेग यानी मोमेंटम। संवेग वो कड़ी है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग को आपस में जोड़ती है। मतलब मास और वेलोसिटी को? हाँ, इसे P अक्षर से दर्शाया जाता है ना? हाँ, P बराबर m × v,
यानी संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ट्रक वाले उदाहरण में हालांकि गति समान है, लेकिन ट्रक का द्रव्यमान इतना विशाल है कि उसका कुल संवेग बहुत बड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली और यहीं से न्यूटन का गति का दूसरा नियम सामने आता है। ये नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपातिक होती है। प्रोपोर्शनल होती है, यानी संवेग जितनी तेजी से बदला जाएगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा। हाँ, गणित के नजरिए से देखें तो F प्रोपोर्शनल है m ब्रैकेट में v माइनस u बटा t के, और इसी से हमें भौतिकी का सबसे मशहूर सूत्र मिलता है F बराबर ma। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और बल को नापने की इकाई न्यूटन है। 1 न्यूटन का मतलब है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल, इसे असली जिंदगी के अनुभवों से जोड़कर देखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे क्रिकेट में फील्डर कैच लेते समय हमेशा अपना हाथ पीछे खींचता है। हाँ, एकदम कड़क हाथ रखकर कैच नहीं लेते, क्योंकि अगर हाथ पीछे खींचते हैं तो गेंद के रुकने का समय यानी t बढ़ जाता है। समय बढ़ने से संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और हाथों पर लगने वाला बल बहुत कम हो जाता है। और चोट नहीं लगती। ऊंची कूद या हाई जंप की खिलाड़ी भी तो गद्दे या बालू पर गिरते हैं। एग्जैक्टली। गद्दा दबता है तो गिरने का समय बढ़ जाता है और बल कम हो जाता है। लेकिन कराटे मास्टर तो इस नियम का उल्टा इस्तेमाल करते हैं। वो बर्फ की सिल्ली को एक ही झटके में कैसे तोड़ देते हैं? क्योंकि कराटे मास्टर बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा संवेग परिवर्तन करते हैं। समय इतना कम होता है कि बल का एक भयानक विस्फोट होता है और सिल्ली टूट जाती है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, एक सटीक गणित है। अक्सर परीक्षाओं में इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद उसे पूरी तरह रोकने में 4 सेकंड लगते हैं। कार का द्रव्यमान 1000 किलो है, तो ब्रेक ने कितना बल लगाया? अच्छा सवाल है। इसे सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें सभी आंकड़ों को एक ही SI मात्रक पर लाना होगा। यानी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। हाँ, 108 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो शुरुआती वेग यानी u हो गया 30, अंत में कार रुक जाती है तो अंतिम वेग v 0 हो गया। द्रव्यमान 1000 किलो है और समय 4 सेकंड। तो सूत्र में डालें F बराबर m ब्रैकेट में v माइनस u और इस पूरे को डिवाइड करें t से। एग्जैक्टली। तो 1000 गुणा ब्रैकेट में 0 माइनस 30 और बटा 4। इसे हल करने पर बल आता है -7500 न्यूटन। -7500 न्यूटन। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह या नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है? ये नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि बल गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। कार आगे जा रही है और ब्रेक पीछे की तरफ बल लगा रहे हैं, और ये 7500 न्यूटन बहुत बड़ा बल है। सच में। तो दूसरा नियम बताता है कि वो बल कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम एक नई परत खोलता है। ये बताता है कि जो चीज बल लगा रही है खुद उसके साथ क्या होता है। हाँ, और न्यूटन के तीसरे नियम का वाक्य तो शायद विज्ञान में सबसे ज्यादा दोहराया जाता है। प्रत्येक क्रिया की हमेशा समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। To every action there is an equal and opposite reaction. बिल्कुल, बल हमेशा जोड़ों में यानी पेयर्स में काम करते हैं। रुको, यहाँ एक वैचारिक चुनौती है, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है। अगर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बिल्कुल बराबर और विपरीत हैं, तो वे एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? फिर शून्य क्यों नहीं हो जाता सब कुछ? गति कैसी होती है? ये बहुत ही शानदार उलझन है। इसका जवाब ये है कि ये दोनों बल, क्रिया और प्रतिक्रिया, कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगते। ये हमेशा दो अलग-अलग वस्तुओं पर एक साथ काम करते हैं। अच्छा? हाँ, किसी चीज को कैंसिल करने के लिए दोनों बलों का एक ही चीज पर लगना जरूरी है, लेकिन यहाँ वस्तुएं अलग हैं। इसे इंसान के चलने की प्रक्रिया से समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति चलता है तो वो सड़क को पैरों से पीछे की तरफ धकेलता है। ये है क्रिया जो सड़क पर हुई। बिल्कुल। और उसी पल सड़क व्यक्ति को आगे की तरफ धकेलती है। ये प्रतिक्रिया है जो पैरों पर हुई। क्योंकि ये अलग अलग वस्तुओं पर काम कर रहे हैं, इसलिए वे आपस में कैंसिल नहीं होते और इंसान आगे बढ़ पाता है। बंदूक का पीछे हटना भी इसी का उदाहरण है ना? हाँ, रिकॉइल ऑफ अ गन। बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है और गोली बंदूक पर पीछे की ओर बिल्कुल उतना ही बल लगाती है। तो फिर बंदूक गोली की रफ्तार से पीछे क्यों नहीं उड़ जाती? क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से बहुत अधिक होता है।
F बराबर ma और जड़त्व का यहाँ बहुत सुंदर संगम दिखता है। द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण बंदूक का त्वरण या पीछे हटने का झटका गोली के त्वरण से बहुत कम होता है। नाव से किनारे पर कूदने में भी यही होता है। जब नाविक आगे की ओर कूदता है तो उसे नाव को पीछे की तरफ धकेलना पड़ता है, जिससे नाव पानी में पीछे खिसक जाती है। बिल्कुल। तो इन सब बातों से एक स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि बलों का यह विज्ञान केवल किताबों में नहीं है, यह ब्रह्मांड के काम करने का मूल तरीका है। यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बल केवल एक धक्का नहीं है। ये द्रव्यमान, वेग और समय का एक सटीक गणितीय समीकरण है जो हर क्षण हमारे इर्द गिर्द घटित हो रहा है। एग्जैक्टली। और न्यूटन के तीसरे नियम से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जिस पर हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, वो सेब वाला विचार। अगर धरती एक सेब को गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर खींचती है, तो क्या वो छोटा सा सेब भी पूरी धरती को अपनी ओर खींचता है? भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांतों के आधार पर उत्तर है हाँ। सेब भी धरती पर उतना ही बल लगाता है। लेकिन धरती का द्रव्यमान इतना अकल्पनीय रूप से अधिक है कि इसका त्वरण हमारे लिए अदृश्य हो जाता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात है, अगली बार जब कोई कुछ गिरता हुआ देखे तो ये जरूर सोचना चाहिए कि धरती भी उसकी ओर थोड़ा सा खिसक रही है। सच में विज्ञान का ये नजरिया दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। इसी विचार के साथ बल और गति के नियमों पर हमारा ये विस्तृत विश्लेषण यहाँ पूरा होता है। उम्मीद है ये जानकारी सभी अध्ययन करने वालों के लिए मददगार साबित होगी। मिलते हैं अगली चर्चा में।